हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ऑर्गन डिजीज का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा आपको यहाँ पे। ओके, तो लेक्चर को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो जल्दी से कॉपी में आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये बहुत ही खतरनाक चीज है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसमें होता क्या है वो सबसे पहले समझो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। यहां पे समझना, दो टर्म है, पहला है ऑटो और पहला है इम्यून। ओके, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद, स्वयं, सेल्फ, और इम्यून का मतलब होता है हमारा इम्यून सिस्टम, और डिसऑर्डर का मतलब होता है बीमारी। मतलब हमारे खुद के इम्यून सिस्टम खुद के बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा। खुद का इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का ही इम्यून सिस्टम जो है वो क्या, हमारा इम्यून सिस्टम का काम क्या था ये बताओ। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसका काम क्या है, पैथोजन को किल करना, किल द पैथोजन, यही काम था ना। पैथोजन किसको कहते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल होता है, जो हमारे बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर जो है वो इंटर करता है, उसको हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देगा, मार देगा। ओके, लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम करप्ट हो जाता है। करप्ट बोले तो हैंग करने लगता है। ओके, जैसे आपका फोन कभी कभी हैंग करता होगा, वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम भी कभी कभी क्या कर जाता है, हैंग कर जाता है। और हैंग करने के बाद जो है ये खुद और पराया, अपना और पराया में पहचान नहीं कर पाता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। इसीलिए ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारे खुद के ऑर्गन्स को किल करना शुरू कर देता है। मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया हुआ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, तो मैंने बताया होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक गुण, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास एक गुण होता है अपना और पराया को पहचानने का, सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट करने का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ओके, लेकिन अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो फेल कर जाता है, ये प्रॉपर्टी अच्छा से काम नहीं करता है। ओके, मतलब एक चीज और समझ में आया कि ऑटो इम्यून डिजीज कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर। ओके, आपको याद रखना है कि ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो किस पर आधारित होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर आधारित होता है। ओके, दो तरह का हमारे बॉडी में इम्यूनिटी था, पहला था इननेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, जो जन्म के बाद विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस, अनुभव से उत्पन्न होता है उसे वो क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस पे आधारित है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, ये आपको याद रखना होगा। अब सवाल है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है, थोड़ा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लो कि हमारे बॉडी में, ये हमारा बॉडी है, ओके, और बाहर से कोई भी पैथोजन जो है वो प्रवेश कर गया हमारे बॉडी में। ओके, हमारे बॉडी में जो पैथोजन है वो आ गया, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और इसको क्या कर देगा, किल कर देगा, मार देगा इसको। जो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है बाहर से, उसको मारने वाला कौन है, हमारा एंटीबॉडी। जो हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के द्वारा जो बनाया गया है एंटीबॉडी, वो जो है उस पैथोजन को मार देगा, बाहर से जो आ रहा है पैथोजन उसको मार देगा। लेकिन कभी कभी जब आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको कभी कभी हो जाएगा, तो होगा क्या कि मान लो ये हमारा बॉडी है, ओके, और हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, ये कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। ओके, मतलब एंटीबॉडी अभी तक बाहर से जो आ रहा था उसके खिलाफ बन रहा था, लेकिन जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन के खिलाफ ही, उसके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता है कि ये जो ऑर्गन है वो हमारे खुद का है। क्योंकि आपको पता है हर ऑर्गन के पास एक स्पेसिफिक एंटीजेन होता है। ओके, और इस एंटीजेन को पहचान नहीं पाएगा हमारा खुद का इम्यून सिस्टम, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ आर्मी तैयार करेगा एंटीबॉडी का,
और इस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। ओके, ये बात आपको शायद समझ में आया होगा कि ऑटो इम्यून में क्या होगा कि हमारा खुद के बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाकर खुद के बॉडी के अंग को मारना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, और ये जनरली हायर वर्टेब्रेट्स में होता है। हायर वर्टेब्रेट्स जैसे कि हम लोग, ओके, हायर वर्टेब्रेट्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत अधिक देखा जाता है। ओके, अब आगे बात करते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज आखिर होता है कितने प्रकार का, किस किस अंग को मार सकता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो एग्जाम्पल समझते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो जल्दी से आप एग्जाम्पल हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, टाइप्स ऑफ या फिर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जल्दी से कॉपी में हेडिंग। तो टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारा टाइप है। ओके, यहाँ पे मैंने अभी 5 टाइप आपको लिख रखा है यहाँ पे। जैसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस, दूसरा है परनीसियस एनीमिया, तीसरा है हाशिमोटो डिजीज, चौथा है IgDM एंड फिफ्थ इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक एक करके मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहला अपन शुरू करते हैं एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीज का, जिसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का। सॉरी, टाइप्स नहीं, एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। एक्चुअली माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन, आपने नाम सुना होगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। एसिटाइल कोलिन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी में नर्व कंडक्शन करवाने में मदद करता है। नर्व कंडक्शन करवाने में मतलब कि सिग्नल जो होता है ना, सिग्नल जैसे आपको यहाँ पे चुट्टी काटे, हम चिट्टी जैसे काटोगे तो क्या होगा, पता चला कि यहाँ पे चिट्टी जो है वो कोई काट रहा है, तो यहाँ से सिग्नल कहाँ गया, हमारे ब्रेन में CNS के पास। तो ये एसिटाइल कोलिन एक तरह का जो केमिकल है, ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। ये केमिकल जो है क्या कहलाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो ब्रेन तक सेंड करता है। ओके, तो इसी के खिलाफ, मतलब एसिटाइल कोलिन के खिलाफ, अगर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस कहेंगे। ओके, और अगर एसिटाइल कोलिन धीरे धीरे रिसेप्टर, हमारे एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर धीरे धीरे अगर खत्म होना शुरू हुआ, डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ, तो क्या होगा, डिप्रेस्ड नर्व कंडक्शन, जो भी नर्व कंडक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है वो डिप्रेस हो जाएगा, अच्छा से नर्व का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो ना, पूरा शरीर सुन्न पड़ जाएगा, सुन्ना हो जाएगा एकदम। ओके, एंड सेकेंड इज द मूवमेंट ऑफ मसल, जो भी मूवमेंट ऑफ मसल्स का जो मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं वो जो है वो नहीं हो पाएगा। अब आपने मूवमेंट कैसे किया, जैसे मान लो हमने हाथ उठाया, तो सिग्नल जो है ब्रेन से, CNS से हमने इस हैंड तक भेजा, भैया हाथ उठाना है तो उठाओ। तो सिग्नल किसके कारण आएगा, इस रिसेप्टर के कारण आएगा, इस केमिकल के कारण आएगा। और जब अगर केमिकल है ही नहीं तो बताओ सिग्नल कैसे भेजा जाएगा। तो मसल्स का मूवमेंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, क्यों, कब, जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ जब एंटीबॉडी बनना शुरू होगा। तो जब भी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ जब एंटीबॉडी बनता है उसको क्या कहते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। पहला नंबर का एग्जांपल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। दूसरा है परनीसियस एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वहां पे आपको स्टोमक पढ़ाया गया होगा। ओके, स्टोमक में आपको गैस्ट्रिक जूस के बारे में या गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ाया गया होगा। वहां पे ऑक्जिंटिक सेल, जाइमोजेन सेल, चीफ सेल के बारे में आपको बताया गया होगा। तो वहां पे एक चीज का सेक्रेशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर का सेक्रेशन होता है जिसका नाम है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के एक सेल से सेक्रेट होता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसका शॉर्ट नेम है CIF, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर करता क्या है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जिस फूड मटेरियल में विटामिन B12 होता है, ओके, उस विटामिन B12 को ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है। ओके, अगर
कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे बॉडी में है तो हमारा बॉडी के इंटेस्टाइन जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा। और अगर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब सवाल है कि विटामिन B12 का काम क्या है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है विटामिन B12 का। अगर विटामिन B12 है हमारे बॉडी में तो ये मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर विटामिन B12 है तो आरबीसी का मैच्यूरेशन होगा, और अगर विटामिन B12 नहीं है तो आरबीसी का मैच्यूरेशन नहीं होगा। तो हमको ये बताओ कि जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा तो आरबीसी बनेगा, लेकिन हुआ क्या कि कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया है। इसको कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा आपका एंटीबॉडी। तो बताओ, जब CIF आपके बॉडी में नहीं है तो विटामिन B12 के एब्जॉर्ब कौन करेगा? विटामिन B12 को कोई नहीं करेगा विटामिन B12 को एब्जॉर्ब। और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी का मैचुरेशन हो रहा है वो कोई नहीं करवाने वाला है आरबीसी का मैचुरेशन। अब बताओ, आरबीसी जब रहता है तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड का संख्या भी, अमाउंट भी बढ़ता है। लेकिन जब आरबीसी बनेगा ही नहीं, आरबीसी जब धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो बताओ हमारा बॉडी का जो ब्लड है वो धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होना शुरू होगा। ओके, आरबीसी काउंट क्या होगा? धीरे धीरे कमना शुरू हो जाएगा। और हमारे बॉडी में आरबीसी का, डायरेक्टली आरबीसी का और इनडायरेक्टली ब्लड का कम होना क्या कहलाता है? पर्निशियस एनीमिया कहलाता है। पर्निशियस एनीमिया कहलाता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, एक सिंगल वर्ड है एनीमिया। एनीमिया, सिंपल सा एनीमिया, नॉट पर्निशियस एनीमिया। सिंपल से एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी। ब्लड की कमी मतलब डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। लेकिन पर्निशियस एनीमिया मतलब विटामिन B12 नहीं एब्जॉर्ब होगा और आरबीसी का कमी हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पर्निशियस एनीमिया कहलाएगा। पर्निशियस एनीमिया मतलब आरबीसी की कमी, और आपको पता है जब आरबीसी कम होगा तो ब्लड ऑब्वियस ही बात है कमी होगा। तो एनीमिया मतलब क्या होता है? ब्लड की कमी, और पर्निशियस एनीमिया मतलब क्या होता है? आरबीसी की कमी। ओके, तो एक और ऐसे टर्म आता है इनसोमिया। इनसोमिया मतलब होता है नींद की कमी, नींद नहीं आना। ओके, तो ये सब अलग अलग टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है। तो आपको दो चीज समझ में आया कि अगर माइस्थेनिया ग्रेविस होगा तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू होगा, और अगर पर्निशियस एनीमिया होगा तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण एंटीबॉडी बनना शुरू होगा। और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर अगर हमारे बॉडी में नहीं है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा, और आरबीसी का अगर मैचुरेशन नहीं होगा तो हमारा ब्लड जो है, ब्लड काउंट कम जाएगा, और ब्लड काउंट कम जाना ड्यू टू आरबीसी क्या कहलाता है? पर्निशियस एनीमिया कहलाता है। आया बात समझ में? चलिए आगे आइए, हाशीमाटो डिजीज। हंसो मत डिजीज नाम अच्छा है। हाशीमाटो डिजीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलता है, और थायरोक्सिन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन नहीं होगा तो हमारा जो मेंटल, ये जो हमारा दिमाग है, मेंटलिटी जो है, मेंटल रिटार्ड हो जाएंगे हम। अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन नहीं रहेगा, हमारे पूरे बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, सेक्सुअल ग्रोथ नहीं होगा, मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कब? जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तब। तो हाशीमाटो डिजीज में होता क्या है कि एंटीबॉडी जो है वो थायराइड ग्लैंड के खिलाफ बनना शुरू हो जाता है, और जैसे ही थायराइड ग्लैंड के खिलाफ बनना जब शुरू होगा तो बताओ थायरोक्सिन भी धीरे धीरे बनना कम हो जाएगा। और अगर थायरोक्सिन हमारे बॉडी में कम जाता है तो डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन को क्या कहते हैं? हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म। और थायरोक्सिन की कमी से बहुत सारा चीज हो जाता है ना? बहुत सारा रोग सुने होंगे, जाइजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म। तो थायरोक्सिन बढ़ जाता है तो जाइजेंटिज्म हो जाता है, घट जाता है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। ओके, तो थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? आपका बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा, मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, सेक्सुअल ग्रोथ नहीं होगा, है ना? दैट इज द हाइपोथायरोडिज्म।
तो हाशिमोटो डिजीज में एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड के खिलाफ बनता है, आपको ये बात याद रखना होगा। एंड लास्ट इज नेक्स्ट इज द IDDM। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, फिर से सुनो, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस को टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं। अब ये होता क्या है IDDM? देखो, मैं इसको समझाने के लिए ऊपर वाला ये चीज को मिटा दूंगा। अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो मैं मिटाता हूं, ओके। और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ पत्ते के जैसा होता है, ओके। और यहाँ पे बहुत सारा सेल पाया जाता है, जैसे कि अल्फा सेल, ओके, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ओके, पीपी सेल, बहुत सारा अलग अलग सेल पाया जाता है। तो पेनक्रियाज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है जिसका नाम है बीटा सेल। और ये पेनक्रियाज का बीटा सेल जो है वो एक हार्मोन का सेक्रेशन करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन, ओके। अब आपको पता है कि इंसुलिन जो है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज जाता है तो सेल को दे देगा, ओके। मतलब सिंपल सी बात है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कंट्रोल करना हमारे बॉडी के अंदर, ओके। तो IDDM में होता क्या है कि एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी वो बीटा सेल के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि बीटा सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है IDDM में, ओके। और अगर ऐसा होगा तो इंसुलिन भी नहीं बनेगा। और आपको पता है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, ओके। डायबिटीज किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। अब ध्यान से समझो, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो डायबिटीज क्यों होगा? क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ओके। इंसुलिन का काम क्या होता था? ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को घटाना, ओके। अब ग्लूकोज, इंसुलिन है नहीं तो ग्लूकोज क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर से सुन लो, इंसुलिन का काम है हमारे बॉडी में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को घटाना। लेकिन अभी इंसुलिन खत्म हो गया क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है एंटीबॉडी के द्वारा। तो इंसुलिन धीरे धीरे कम गया तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज के बढ़ने से क्या होता है? डायबिटीज होता है, जिसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और अगर आपको डायबिटीज होगा, टाइप 1 डायबिटीज होता है, तो इसका सिम्टम जो है, सिम्टम क्या है? हाइपरग्लाइसेमिया। आपके बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ जाना हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया मतलब होता है यूरिन, यूरिन के मदद से, मतलब यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज का आना, ओके। ग्लूकोज कम्स विथ यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब होता है बहुत बार बार टॉयलेट का आना, टॉयलेट जो बार बार आएगा ना, दैट इज द पॉलीयूरिया, ओके। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थ्रस्ट, ओके। और पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना। एंड लास्ट इज द पॉलीफेजिया, आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगा, ओके। तो ये सारे का सारा जो सिम्टम है वो किसका सिम्टम है? एक डायबिटिक पेशेंट का सिम्टम है, जिसको अपन टाइप 1 डायबिटीज भी कहते हैं, जो कि इंसुलिन की कमी से होता है, IDDM। तो IDDM में क्या होगा? एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज, जिसके कारण डायबिटीज उत्पन्न होता है, ओके। तो आपको ये चौथा नंबर आपको एग्जांपल जो है समझ में आया होगा कि IDDM ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कैसा एग्जांपल है। एंड लास्ट वन इज द सेकंड लास्ट वन इज द एक और है रिमोटाइड आर्थराइटिस, जो कि NCERT में दिया हुआ है, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी। ये जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिस इसमें होता क्या है कि आपने कभी एक्सोन डेंड्रॉन का नाम सुना है? तो जब भी आप 11वीं क्लास में एक्सोन पढ़े होगे तो एक्सोन के ऊपर चारों तरफ से एक कवरिंग होता था माइलिन शीट का, ओके, जो आयन लीकेज में मदद करता था, आयन को लीक होने से बचाता था, ओके। तो यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है
कि जो माइलिन शीट होता है ना एक्सोन के चारों ओर, उस माइलिन शीट के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। और अब हमें बताओ कि जब एक्सोन के अंदर आयंस का अच्छा से आदान प्रदान नहीं होगा तो नर्व का कंडक्शन नहीं होगा, है ना, डैमेज हो जाएगा, सारा का सारा चीज डैमेज हो जाएगा। ओके, तो माइलिन शीट के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, नर्व सेल के माइलिन शीट के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एस्क्लेरोसिस। और इसमें क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो डिस्ट्रक्टेड हो जाएंगे। न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है हमारे बॉडी का, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, तो ये पांचों एग्जांपल मेरे ख्याल से आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। ओके, अगर आप नहीं लिखे हैं तो शुरू में वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेना जरूर से, बहुत ही शानदार एग्जांपल्स हैं ये सब। एक लास्ट एग्जांपल है 6th नंबर का, जिसका नाम है रिमोटाइड आर्थराइटिस, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। उसको आपको ध्यान से समझना होगा और मैं आपको कोशिश करता हूं ध्यान से पढ़ाने का, तो वीडियो अभी लगातार देखते रहो और सीखते रहो। रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द, नाम सुने होंगे ना, जोड़ों का दर्द। ओके, तो उसी जोड़ों के दर्द के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं कि आखिर ये कैसे, ज्यादातर ओल्ड एज में जो है वो कैसे होता है और ये ऑटो इम्यून डिजीज कैसे है, इम्यून से संबंधित ये डिजीज कैसे है। ओके, ज्यादातर ओल्ड एज के पर्सन में ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है ओल्ड एज के पर्सन में जो है ना वो इम्यूनिटी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय मतलब खत्म होने लगता है, कम होने लगता है इम्यूनिटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिमोटाइड आर्थराइटिस में। तो चलिए अब आपको मैं समझाता हूं रिमोटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द की बेजोड़ दवा। आपको ये रिमोटाइड आर्थराइटिस अच्छा से समझना होगा। मैंने पूरा बोर्ड पर खतरनाक पॉइंट जो है वो चिपका दिया है। ओके, ध्यान से चीजों को समझना, तब जाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। एक्चुअली रिमोटाइड आर्थराइटिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब खुद के बॉडी के खिलाफ खुद का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है एंटीबॉडी बनाकर। तो होता क्या है कि यहाँ पे जोड़ों का दर्द है, जोड़ जो हमारा ज्वाइंट्स होता है ना, ज्वाइंट्स पे एक प्रकार का मेम्ब्रेन पाया जाता है। ओके, आप समझो, ये दो बोन है ऊपर नीचे का, दिस इज द ज्वाइंट, ये दोनों ज्वाइंट है। ओके, दिस इज द बोन, और प्रत्येक बोन पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो बोन है, ज्वाइंट्स पे जो बोन होता है, उस पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये जो पूरा का पूरा जो बोन है दोनों तरफ से, इसको एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर किया जाता है जिसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है कि एक फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। ज्वाइंट्स के अंदर, ज्वाइंट्स के जो बीच में जो फ्लूइड होता है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा ही सेक्रेट होता है, जिस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। ओके, तो ये साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, ये ज्वाइंट्स के पास पाया जाने वाला फ्लूइड है और ज्वाइंट्स के पास पाया जाने वाला मेम्ब्रेन है। ओके, अगर ये फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड लगातार हमारे ज्वाइंट्स के पास रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता मूवमेंट में। जैसे कोई व्यक्ति चलता है, घूरता है, फिरता है, तो कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, तब हो जाता है गड़बड़। ओके, तो रिमोटाइड आर्थराइटिस में जिसके खिलाफ बनता है एंटीबॉडी वो है आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन। रिमोटाइड आर्थराइटिस में एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। और साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ जब एंटीबॉडी बनता है तो बहुत ही खतरनाक चीज उत्पन्न होता है। जैसे ही साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हुआ तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है एबनॉर्मल चीजों का निर्माण करना शुरू कर देता है। ओके, एबनॉर्मल चीज, जब नॉर्मल था तब तो साइनोवियल फ्लूइड का सेक्रेशन हो रहा था, नो डाउट। लेकिन जैसे ही साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एबनॉर्मल चीजों का सेक्रेशन करना शुरू कर देता है, जिसका नाम हम लोग देते हैं पैनस। पैनस, पैनस, PANN
US पैनस। ओके, यहाँ लिख रखा है सेक्रेट फ्रॉम साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये जो पैनस है ना वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है एंड ग्रैनुलर पार्टिकल, हार्ड बहुत ज्यादा कठोर होता है एंड ग्रैनुलर पार्टिकल होता है। कौन? ये पैनस विच सेक्रेट फ्रॉम द साइनोवियल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा तो साइनोवियल फ्लूइड मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा और यहाँ से एबनॉर्मल हार्ड पार्टिकल का सेक्रेशन होता है जिसका नाम दिया गया है पैनस। अब थोड़ा ध्यान से समझो क्या होता है इस कंडीशन में रेमेटॉइड आर्थराइटिस। एक्चुअली रेमेटॉइड आर्थराइटिस में एक प्रकार का रेमेटॉइड फैक्टर का निर्माण होना शुरू होता है। जब एंटीबॉडी बनना शुरू होगा तो क्या होता है, एक रेमेटॉइड फैक्टर का निर्माण होना शुरू होता है जो कि एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन है। रेमेटॉइड फैक्टर एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन है, मतलब एंटीबॉडी है, और वो एंटीबॉडी है IgM। ये बात आपको याद रखना होगा कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस में जो एंटीबॉडी बनता है उसका नाम है IgM एंड दिस इज द रेमेटॉइड फैक्टर। ये क्या करेगा IgM जैसे ही जाएगा साइनोवियल मेम्ब्रेन के पास तो साइनोवियल मेम्ब्रेन को इन्फ्लेम करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा वहां पे, और इन्फ्लामेशन करेगा किसमें? साइनोवियल मेम्ब्रेन में। कौन? रेमेटॉइड फैक्टर या फिर IgM एंटीबॉडी क्या करेगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये जैसे ही साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन काउज करेगा रेमेटॉइड फैक्टर, तो यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड का जो अमाउंट है वो बढ़ना शुरू होगा। ओके, साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट जो है वो बढ़ना शुरू होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन के बाद फ्लूइड का सेक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पे फ्लूइड बढ़ेगा तो बताओ जो भी अंदर फ्लूइड है, जगह तो उतना ही है लेकिन बहुत ज्यादा फ्लूइड होने के कारण ये प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू होगा, अंदर से दाब बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा साइनोवियल फ्लूइड के बढ़ने के कारण, यहाँ पर पेन भी बढ़ना शुरू होगा, दर्द होना शुरू होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। कब? जब साइनोवियल फ्लूइड जो है वो इंक्रीज होता है जिसके कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है, तब पेन होना भी शुरू हो जाएगा। ओके, और जैसे जैसे एंटीबॉडी बनना शुरू होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ तो वो एक प्रकार का हार्ड ग्रैनुलर सब्सटेंस का निर्माण करना शुरू कर देगा जिसका नाम है पैनस। अब ये क्या होगा, पैनस क्या करेगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति चलेगा तो ये हार्ड पार्टिकल जो है ये जो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, हड्डी के बाहर जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज को हटाना शुरू कर देगा ये पैनस। ओके, ये पैनस कार्टिलेज को हटाना जो है वो शुरू कर देगा और अल्टीमेटली दोनों बोन आपस में मिल जाएंगे। अब कार्टिलेज नहीं है बीच में। ओके, ये दोनों बोन आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे जिसके कारण और ज्यादा पेन होता है, और ज्यादा दर्द होता है। ओके, अल्टीमेटली होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे दोनों ज्वाइंट धीरे धीरे हार मतलब कि इमूवेबल होता जाएगा धीरे धीरे। मतलब जैसे जैसे कार्टिलेज हटेगा वैसे वैसे बोन जो है इमूवेबल होगा। एक्चुअली अगर बात करते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस खासकर फीमेल में होता है, महिलाओं में ज्यादातर होता है, ओल्ड एज के महिलाओं में भी हो सकता है और होता भी है। जैसे मान लो किसी महिला को, किसी फीमेल को जो है, सुंदर कन्याओं को जो है वो हो रहा है, मान लो आर्थराइटिस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सुबह अगर उठती है, रात को सोकर जब सुबह उठती है तो उसका हाथ में ना बहुत ज्यादा थोड़ा सा पेन होगा और ये थोड़ा सा मूवमेंट में थोड़ा सा कठोर लगेगा। ओके, लेकिन जैसे जैसे वो दिन भर का काम करेंगे, 1-2 घंटा काम करेंगे, अपना हाउस वाइफ जो काम करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अगला दिन फिर से ऐसे ही महसूस होगा, धीरे धीरे ये चीज बढ़ते जाएगा और अगर ठीक नहीं किया गया तो अल्टीमेटली ये जो है वो फिक्स हो जाएगा, उंगली ऐसा कैसा ही रहेगा, है गोलमाल 3 हो जाएगा। फिर बात समझ में आया? फिर ये ना मुड़ेगा ना कुछ होगा क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट जो है वो इमूवेबल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। उसके बाद आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं। ओके, तब जाकर जो है ठीक होता है रेमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस खास करके महिलाओं को होता है, ये बात आपको याद रखना है। ओके, इसमें होता क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है जिसके कारण साइनोवियल मेम्ब्रेन एबनॉर्मल चीजों का सेक्रेशन करना शुरू कर देता है जो कि पैनस कहलाता है। और ये पैनस जो है वो हार्ड होता है। ओके, जो कि क्या करता है, ये जो बोन है, बोन के पास जो भी आर्टिकुलर कार्टिलेज थे उस कार्टिलेज को हटा देता है और हटाने के बाद दोनों बोन जो है वो आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं और कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है
वो फाइब्रस ज्वाइंट बन जाता है, फाइब्रस ज्वाइंट यहाँ पे हो जाता है, और कैल्शियम का डिपोजिशन के कारण ये ज्वाइंट हमेशा जुड़ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति मूव नहीं कर पाता। मैंने कुछ इसके बारे में पॉइंट लिख रखा है इधर, आपको पॉइंट समझना होगा। पहला क्या लिखा है, इफ द इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है, increases, then it secrete abnormal hard granular particle called pannus। अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो सेक्रेशन को इंक्रीज करेगा और एबनॉर्मल हार्ड ग्रैन्युलर सब्सटेंस का सेक्रेट करेगा, जिसका नाम क्या है, पैनस है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दीज पार्टिकल, मतलब पैनस के बारे में बता रहा है, दीज पार्टिकल डैमेज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो पैनस है, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। व्हेन द पर्सन मूव्स, जब भी पर्सन मूव करेगा तो हार्ड होने के कारण ये धीरे धीरे हटना शुरू होगा। बोन पर जो भी कार्टिलेज है, जब भी पर्सन मूव करेगा तो पैनस जो है उस आर्टिकुलर कार्टिलेज को इरोज करना शुरू कर देगा, हटाना शुरू कर देगा। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, fibrous tissue is deposited at the damaged part causing stiffness। जो भी डैमेज पार्ट हुआ है, जो भी यहां से आर्टिकुलर कार्टिलेज हटा है, वहां पे फाइब्रस टिश्यू का जमावड़ा हो जाएगा, जिसके कारण स्टिफनेस मतलब ये जो है वो क्या हो जाएगा, फिक्स स्टिफ हो जाएगा, थोड़ा सा महसूस होगा, कड़ापन महसूस होगा मूवमेंट में। ओके, कब, जब इरोजन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कार्टिलेज तब। एंड लास्ट इज द फाइनली Ca is कैल्शियम जो है डिपॉजिटेड एट द ज्वाइंट बिकम इमूवेबल। एंड लास्ट में अल्टीमेटली क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा ज्वाइंट्स के पास, उसके बाद ज्वाइंट्स जो है इमूवेबल हो जाएगा, वो फिर क्या हो सकता है, आपका क्या ठीक नहीं हो सकता है, नेवर। ओके, हो सकता है। अब क्या होगा कि इसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट क्या है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग करवाते हैं। ओके, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर आप जो है वो हीट, यहाँ पे हीट भी दिया जाता है, हीट देने के बाद भी कुछ ठीक हो जाता है। और फिजियोथेरेपी आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है, फिजियोथेरेपी मतलब ज्वाइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी, हीट देकर फिजियोथेरेपी करवाकर आप जो है इस चीज को जो है वो क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो ये जो था वो छठा नंबर था किसका, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का 6 नंबर का एग्जाम्पल था। तो आपने 5-6 एग्जाम्पल पढ़ा। पहला था माइस्थेनिया ग्रेविस, दूसरा था परनेसियस एनीमिया, तीसरा था हास्टीमाटो डिजीज, चौथा था IDDM, एंड पांचवा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और छठा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, तो ये 6 वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आपको भी याद रखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में IgM नाम का एंटीबॉडी बनता है, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, इन्फ्लामेट कर देता है, जिसके कारण पैनस का रिलीज होना शुरू हो जाता है। ओके, तो आज का वीडियो आई थिंक आपको समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे छाप लेना पूरा कॉपी में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए।